अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 9। कल तक हम लोगों ने वेक्टर्स को डिस्कस किया था। वेक्टर्स की जो है वो जितनी भी टॉपिक्स हमारे पास इंक्लूड थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, वो हमने तकरीबन सारे कवर कर लिए हैं। और सबसे लास्ट में हमने स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को डिस्कस किया अलोंग विद देयर सॉल्विंग मेथड्स। ठीक है ना, कि अगर स्केलर प्रोडक्ट की न्यूमेरिकल्स आ जाए तो आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और अगर आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट की न्यूमेरिकल्स आ जाए तो आप उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो उनके सॉल्व करने के जो मेथड्स थे वो भी डिस्कस किए, प्लस जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं स्केलर प्रोडक्ट की और वेक्टर प्रोडक्ट की, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक उन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हमारे। और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है दैट इज टॉर्क। टॉर्क, या इसको हम मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है। अच्छा, पहली बात तो टॉर्क क्या होता है, इसका सिंपल सी डेफिनेशन, और वो ये, इसमें फोर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फोर्स, फोर्स क्या होता है? फोर्स हमारे पास एक ऐसा एजेंट होता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई की जाती है फोर्स, तो उसके बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। जैसे कभी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करने से क्या पता, अगर वो रेस्ट में हो तो रेस्ट से मोशन में आ जाए, ये फोर्स का एक इफेक्ट है। क्या पता अगर ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में हो तो आप फोर्स अप्लाई करें तो क्या पता वो मोशन से रेस्ट में आ जाए, ये भी फोर्स का एक इफेक्ट है। ठीक है ना। इसी तरीके से क्या पता एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा हो, स्लो मूव कर रहा हो, आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी, अब फिर वो फास्ट मूविंग हो जाए, या फास्ट मूविंग था उसको आपने स्लो मूविंग बना दिया। या आप फोर्स अप्लाई करें और ऑब्जेक्ट की जो है वो शेप चेंज कर दें, ये भी फोर्स का एक इफेक्ट है। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्केल हो स्टील का, आप फोर्स अप्लाई करके उसको बैंड कर सकते हैं, तो ये फोर्स का एक इफेक्ट है। शेप चेंज हो गई, स्ट्रेट था बैंड कर दिया। साइज चेंज कर सकते हैं आप फोर्स की वजह से। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को पकड़ के आपने पुल किया, खींचा, तो वो स्ट्रेच हो जाता है, मतलब उसका साइज चेंज हो रहा है। आप उसको पुश करें तो वो कंप्रेस हो जाता है, साइज चेंज हो रहा है ना। तो ये भी फोर्स का एक इफेक्ट है। इसी तरीके से हमारे पास फोर्स का एक इफेक्ट ये भी होता है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट हो जो कि किसी भी एक पॉइंट से फिक्स हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस मार्कर को एक पॉइंट से फिक्स कर दिया, पकड़ लिया, होल्ड कर लिया, ठीक है। और अब आप इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड, ठीक है ना। तो जब आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये रोटेट होगा, ये टर्न करेगा, ठीक है ना। तो ये भी फोर्स का एक इफेक्ट है। मतलब किसी एक ऐसे बॉडी पर फोर्स अप्लाई करो जो किसी एक पॉइंट से फिक्स हो, भले वो यहां से फिक्स हो, या भले वो यहां से फिक्स हो, या भले वो यहां से फिक्स हो, है ना। किसी एक पॉइंट से वो फिक्स होना चाहिए। लेट सपोज मैं बीच में से इसको फिक्स कर देता हूं, अब आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें, अभी भी ये रोटेट करेगा। तो फोर्स अप्लाई करने का एक इफेक्ट ये भी है कि उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। टर्निंग इफेक्ट, ये टर्निंग इफेक्ट ही तो है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो किसी एक पॉइंट से फिक्स होता हो उस पर फोर्स अप्लाई करें, तो फोर्स का कौन सा इफेक्ट सामने आएगा? टर्निंग इफेक्ट। तो फोर्स के इस टर्निंग इफेक्ट को बेसिकली हम टॉर्क कहते हैं। टॉर्क, ठीक है। जैसे डोर्स होते हैं, डोर्स, दरवाजे, आप डोर के हैंडल पर फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको या तो पुल करते हैं तो वो डोर जो है वो घूमता है, रोटेट करता है, या तो आप फोर्स अप्लाई करके उसको बंद करते हैं, पुश करते हैं, तो भी वो रोटेट करता है ना। तो आप जब भी फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी डोर पर, उसको ओपन करने के लिए या क्लोज करने के लिए, तो वो क्या आपके फोर्स की वजह से उसमें टर्निंग इफेक्ट्स प्रोड्यूस होता है, टर्निंग इफेक्ट्स। तो फोर्स का ऐसे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया जाना जो किसी एक पॉइंट से फिक्स हो, और फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए, तो फोर्स के इस टर्निंग इफेक्ट को हम टॉर्क कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन। तो पहले एक काम ही करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। टर्निंग effect of force in a body is called force.
ये मार्कर दूसरा इज कॉल्ड टॉर्क। ये हो गई इसकी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन, या यूं कह लो कि इसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन, कि ये बस इतना बता दो होता क्या है। अभी मैथमेटिक्स की तरफ हम नहीं जा रहे। तो आपसे कोई पूछे बताओ व्हाट इज टॉर्क, तो आप सिंपल से उसको जवाब दे दिएगा, किसी भी बॉडी में फोर्स की वजह से टर्निंग इफेक्ट का प्रोड्यूस हो जाना, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क को समझने के लिए अब फॉर एग्जांपल इसकी मैथमेटिकल कंडीशंस की तरफ चलें, तो हम यहां पर एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से समझते हैं टॉर्क होता क्या है बेसिकली। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहां बना देते हैं एक ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा करके बना देते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आपने इस ऑब्जेक्ट को किसी एक पॉइंट से फिक्स किया हुआ है, ये इसका फिक्स पॉइंट है। मतलब एक फॉर एग्जांपल एक लकड़ी की एक रॉड है, और आपने जो है वो कील ठोक के इसको यहां से फिक्स कर दिया। ठीक है, एक पॉइंट से फिक्स हो गया। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो ये जो है वो वाई एक्सिस हो जाएगा, और ये वाला जो है ये एक्स एक्सिस हो जाएगा। अगर आप एक्सिस बनाना चाहें तो एक एक्स एक्सिस हो गया, एक वाई एक्सिस हो गया, सिंपल सी बात है। ऑब्जेक्ट पर फोकस करिएगा, ऑब्जेक्ट क्या है। क्या करते हैं हम, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, और आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करी कुछ इस तरीके से, परफेक्टली अप्लाई नहीं करते, इसको हम किसी एंगल पर अप्लाई करते हैं। हमने इसके ऊपर ऐसे फोर्स अप्लाई करी, इसको हम कह देते हैं एफ। ठीक है, अच्छा ये जो एफ है ये एंगल बनाता हुआ नजर आ रहा है आपको, ये एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कितना, थीटा। अब इस पॉइंट पर आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी, एक पॉइंट ये रहा जहां से ये फिक्स है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जिस पॉइंट से बॉडी फिक्स होती है और उसके अबाउट वो रोटेट करती है या टर्न करती है, उसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी जैसे ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉडी इज फिक्स्ड इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, यहां से फिक्स है ये। अच्छा, ये वो पॉइंट है जहां पर फोर्स अप्लाई की गई। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ऑब्जेक्ट रखा हो और मैं इसके ऊपर ऐसे फोर्स अप्लाई करूं, ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई की जाती है उसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इसको भी लिख देते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये इसका नाम आ गया। तो एक पॉइंट वो जहां से वो फिक्स है, और एक पॉइंट वो जहां पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इन दोनों में से एक पॉइंट तो हमेशा फिक्स रहेगा, वो ये वाला, ये चेंज नहीं हो सकता। हाँ, आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप यहां पर फोर्स अप्लाई करें तो ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा, आप यहां अप्लाई करें, यहां अप्लाई करें, मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है फोर्स अप्लाई कर कहां रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अब ये जो दो पॉइंट्स है ना, इन दो पॉइंट्स के दरमियान एक डिस्टेंस है, या यूं कह लो कि एक डिस्प्लेसमेंट है, या यूं कह लो कि एक पोजीशन वेक्टर है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक इस वाले डिस्टेंस को हम कहते हैं मूवमेंट आर्म। इस बात को ध्यान में रखिएगा, मतलब यहां से लेकर यहीं बना देता हूं मैं, देखो यहीं बना रहा हूं इस तरफ, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर बिल्कुल स्ट्रेट यहां तक, ये जो वेक्टर है इस वेक्टर को कहा जाता है मूवमेंट आर्म, यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। दिस इज आर, मूवमेंट आर्म, मूवमेंट आर्म। ठीक है, अभी तक यहां तक बात क्लियर है। दो पॉइंट्स आ गए, ये फिक्स वाला पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पर हमने फोर्स अप्लाई करी, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का ये जो आपने वेक्टर बनाया, इसको भी हम ब्लैक से बना देते हैं, नजर नहीं आ रहा सही। ये जो वेक्टर आपने बनाया, या यूं कह लो कि ये जो डिस्टेंस आपने बनाया, डिस्टेंस कह लो वेक्टर कह लो, तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, मूवमेंट आर्म। या क्योंकि ये आपको पोजीशन बता रहा है कि यहां पर फोर्स अप्लाई की गई है, तो इसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। या तो पोजीशन वेक्टर कह लो, या मूवमेंट आर्म कह लो, या सिंपल डिस्टेंस कह लेना। डिस्टेंस कौन सा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये मैंने दोनों नाम लिखे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है।
अब एक काम ये करते हैं, ये जो फोर्स आपके सामने बनी हुई है, इस फोर्स को हम रिजोल्व करेंगे इसके दो कंपोनेंट्स में। एक मिलेगा आपको एफ कॉस थीटा और एक मिलेगा आपको इसका एफ साइन थीटा। तो देखें, जब आप इसको रिजोल्व करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट आपको मिलेगा एक्स पर, जिसके साथ ये एंगल बना रहा है, और इस वाले कंपोनेंट को हम कहेंगे एफ कॉस थीटा। जबकि इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा जो वाई पर बनेगा, इसको हम कहेंगे एफ साइन थीटा। इसको हम लिख देते हैं एफ साइन थीटा। और ये वाला जो कंपोनेंट है, दिस इज कॉल्ड एफ कॉस थीटा। इसका मतलब आपने यहां पर फोर्स को रिजोल्व कर दिया और आपको फोर्स के यहां पर दो कंपोनेंट नजर आ रहे हैं। एक नजर आ रहा है एफ कॉस थीटा, यानी कि इस ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस लग रही हैं, दो अलग अलग डायरेक्शन। अब आप ये सोचिएगा, आपने फोर्स को स्प्लिट कर दिया, तो अब आप फोर्स की बात नहीं करेंगे, अब आप बात करेंगे इसके दोनों कंपोनेंट्स की। यानी कि इस बॉडी पर दो फोर्सेस लग रही है, दो डायरेक्शन में। एक इसको इस तरफ पुल कर रही है, यानी कि इस तरफ खींच रही है, और एक इस पर लग रही है ऐसे ऊपर की तरफ। फोर्स को रिजोल्व किया तो इसका एक कंपोनेंट इस बॉडी पर लग रहा है इस तरफ, और इस फोर्स का एक कंपोनेंट बॉडी पर लग रहा है इस तरफ। ठीक है ना? अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इन दोनों कंपोनेंट्स में से किस वाले कंपोनेंट की वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट कर सकता है, तो आपका जवाब होना चाहिए सर इस वाले कंपोनेंट की वजह से, एफ साइन थीटा। क्योंकि इस पर दो लग रही है फोर्सेस, एक लग रही है ऐसे तो इसको रोटेट करेगा ये, है ना, ऐसे लग रही है ऊपर की तरफ। जैसे फॉर एग्जांपल इसको पकड़ के ऊपर खींचूं तो ये रोटेट करेगा, है ना। ये वाला कंपोनेंट इसको रोटेट कर सकता है, ये वाला कंपोनेंट इसको रोटेट थोड़ी करेगा। कैसे रोटेट करेगा भाई? मतलब ये है कि इसको मैं फिक्स कर दूं, यहां से फिक्स कर दूं, और मैं इसको पकड़ के ऐसे खींचूं, ऐसे इस तरफ ऐसे खींचूं, तो रोटेट थोड़ी करेगा ये। हाँ, ज्यादा फोर्स अप्लाई करी तो अपने एक्सिस से बाहर ही आ जाएगा ये। ठीक है ना? तो ये वाला वो कंपोनेंट है जो इसको रोटेट नहीं कर सकता, ये वो वाला कंपोनेंट है जो कि इस बॉडी में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। वाहिद एक कंपोनेंट है जो इस बॉडी में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, वो कौन सा वाला है? एफ साइन थीटा। ठीक है। अब टॉर्क का एक और कॉन्सेप्ट या टॉर्क की एक और डेफिनेशन मैथमेटिकल। अब हम ये बोलेंगे कि अगर आपने इस पूरे सिनेरियो में इसकी वजह से जो रोटेट करेगा टर्निंग इफेक्ट, यानी कि जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, अगर आपने वो टॉर्क कैलकुलेट करना है तो हम यहां पर दो चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं। एक तो इस वाले डिस्टेंस को, ये वाला जो डिस्टेंस है जिसको हमने क्या बोला है, मोमेंट आर्म, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स के उस वाले कंपोनेंट से जिसकी वजह से ये घूम रहा है, और कौन सा वाला? एफ साइन थीटा। यानी कि इस डिस्टेंस को इससे मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टॉर्क। ये इसकी डेफिनेशन है। पढ़ के देखें इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, किस चीज का प्रोडक्ट? द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है ना। अब इस डिस्टेंस का नाम क्या है? या तो मूवमेंट आर्म बोल देना, या पहले पूरा डिस्टेंस बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इस डिस्टेंस का प्रोडक्ट फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट के साथ। ये मैं लिख के दिखाता हूं आपको इसकी डेफिनेशन कंप्लीट। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन बनेगी इसकी। द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, सबसे पहले कौन? ये वाला डिस्टेंस। और इस डिस्टेंस का पूरा नाम क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मूवमेंट आर बाद वाली डेफिनेशन में लिखेंगे, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यानी कि आप बात कर रहे हैं आर की। इस आर का पूरा नाम है, यहां से लेकर, ये देखो, डिस्टेंस से लेकर फोर्स तक का ये पूरा का पूरा सिर्फ आर का नाम है। यानी कि आप आर का प्रोडक्ट निकालेंगे एफ साइन थीटा के साथ, ठीक है, तो आपको टॉर्क मिलेगा। डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और प्रोडक्ट किसके साथ? एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ये वाला पैरेलल कंपोनेंट और ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट, है ना। आर ऐसे और ये वाला ऐसे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। एंड perpendicular component of force is called torque। ये देखो एक और डेफिनेशन आ गई, सिंपल।
ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। तो भाई आर का प्रोडक्ट एफ साइन थीटा के साथ कहलाता है टॉर्क। ठीक है, इस वाले डिस्टेंस को फोर्स के इस वाले कंपोनेंट के साथ जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगी टॉर्क की वैल्यू। सही है, तो अब यहां पर इसका फॉर्मूला लिखते हैं। देखो, अब अगर आपने टॉर्क कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस, इसको चलो सिंबॉलिकली लिख देते हैं, ये पूरा इतना बड़ा नाम लिखने की क्या जरूरत है, सिंबल लिख देते हैं। अगर हम आर को, डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दें एफ साइन थीटा के साथ, यही लिखा हुआ है ना, डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है, आर को मल्टीप्लाई कर दें एफ साइन थीटा के साथ तो आपको मिल जाएगा टॉर्क। अब यहां से ब्रैकेट वगैरह आप हटा दो तो ये बनेगा आर एफ एंड साइन थीटा। ये बन गया हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला, आर एफ साइन थीटा। और हमें एक बात पता है कि यहां पर ये तीनों वेक्टर्स हैं, यहां पर टॉर्क खुद भी वेक्टर है, कल कल परसों हमने पढ़ा था ना, टॉर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। तो टॉर्क खुद भी वेक्टर है, आर भी वेक्टर है, मूवमेंट आर्म, ये देखो पोजीशन वेक्टर कि ये पॉइंट है कहां पर, है ना। आर भी वेक्टर है, एफ भी वेक्टर है, और साइन थीटा एक फंक्शन है। और हमें पता है साइन थीटा को रिमूव करते हैं तो क्रॉस आता है ना। तो यहां से अगर साइन थीटा रिमूव करें तो फिर इसका वेक्टर फॉर्म इस तरीके से लिखा जाएगा, आर क्रॉस एफ। ये बन गया हमारे पास टॉर्क का एक और फॉर्मूला विद, या इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में। ये टॉर्क का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और ये टॉर्क का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा हुआ है। इधर से आपको टॉर्क का मैग्नीट्यूड मिलेगा और यहां से आपको टॉर्क वेक्टर फॉर्म में मिलेगा। ठीक है ना। सो या तो आर क्रॉस एफ लिख दो या आर एफ साइन थीटा लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, अब यहां से एक और डेफिनेशन बन जाएगी कि टॉर्क जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है मूवमेंट आर्म का। अब यहां पर आप आर, आर के ऊपर वेक्टर लगा हुआ हो ना अगर वेक्टर फॉर्म में, तो फिर अब आप इसको डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, अब आप इसको बोलेंगे मूवमेंट आर्म, या आप इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। ये फर्क है, जब आर पर एरो लग जाए तो अब ये वेक्टर है, अब आप इसको डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, अब आप क्या बोलेंगे, या तो इसको मूवमेंट आर्म या अब आप इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। ये बात फर्क, ठीक है ना। अब क्योंकि मैंने यहां पर डिस्टेंस की फॉर्म में लिखा था तो इस वजह से यहां पर आर का सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की थी। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, टॉर्क, टॉर्क इज अ वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट किस किस का, ऑफ, अब मैं लिखूंगा ये आर डिस्टेंस नहीं है, अब मैं लिखूंगा ये मूवमेंट आर्म है। मूवमेंट आर्म यानी कि आर एंड फोर्स यानी कि एफ, एफ। ठीक है, तो ये तीन तीन तरीके हो गए हमारे पास टॉर्क को डिफाइन करने के भाई, कोई सा भी तरीका उठाना और डिफाइन कर देना। अच्छा, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो थ्योरेटिकली तो आप जाहिर सी बात है पूरा लिखेंगे तो आपको अच्छे सॉलिड मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया टॉर्क। हमें पता है टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस बात को यहां पर लिख देते हैं, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, टॉर्क की डायरेक्शन निकालनी हो, अब देखो टॉर्क को समझना है तो सारा का सारा वेक्टर प्रोडक्ट को समझ लो। वेक्टर प्रोडक्ट में जो जो सी चीजें सीखी थी वो सारी की सारी टॉर्क पे अप्लाई कर दो, मतलब आपको आंसर मिल जाएगा। याद है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, तो यहां पर आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू टॉर्क है। तो वहां पर ए था, बी था और सी था, यहां पर आर है, एफ है और टॉर्क है। हमने लिखा था सी की डायरेक्शन अगर निकालनी हो तो हम राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, कर हमने प्रैक्टिस भी करके देखी। और हमें पता है कि वो जो सी था, वो सी जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है ए और बी दोनों के। तो यहां पर जो टॉर्क है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा आर और एफ दोनों के। तो भाई वेक्टर प्रोडक्ट की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी की सारी यहां पर टॉर्क पर एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि ये टॉर्क एप्लीकेशन है ही वेक्टर प्रोडक्ट की, सिंपल। ठीक है ना। तो यहां पर अब आप लिख सकते हो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी जो डायरेक्शन है, इट्स डायरेक्शन, its direction is determined by using right hand rule.
राइट हैंड रूल। ठीक है ना? ये वही वाली बात रिपीट हुई। कैसे? कल जो हमने प्रैक्टिस करी थी, दोबारा बता रहा हूं, जो A क्रॉस B इज इक्वल टू C था, यहां पर R क्रॉस F इज इक्वल टू टॉर्क है। ठीक है? अच्छा, है क्या? टॉर्क हमेशा परपेंडिकुलर होगा R और F दोनों के। टॉर्क इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ। टॉर्क इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ मूवमेंट आर्म के भी एंड फोर्स के भी। ये दोनों के परपेंडिकुलर होता है, आर के भी और एफ के भी। जैसे कल हमने बोला था सी जो है वो परपेंडिकुलर है दोनों के, ए के भी और बी के भी। तो यहां पर टॉर्क जो है वो परपेंडिकुलर है दोनों के। अगर ये देखो नजर आ रहा है, मूवमेंट आर्म एक्स एक्सिस पर बना हुआ है, एफ साइन थीटा, यानी कि जो फोर्स एफ साइन थीटा जो है वो वाई एक्सिस पर है। तो अगर ये दोनों एक्स वाई प्लेन पर है, तो जो टॉर्क होगा ना वो एक्स पर होगा ना वाई पर होगा, बल्कि वो जेड एक्सिस पर होगा। ठीक है ना? इसी तरीके से अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, एस आई यूनिट ऑफ टॉर्क इज, यूनिट हमें हमेशा निकलता है फॉर्मूला से। और भाई अगर हम फॉर्मूले की बात करें, तो फॉर्मूले में एक आ रहा है आर, दूसरा आ रहा है एफ। आर क्या है? डिस्टेंस है। मूवमेंट आर्म क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है ना? तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, मीटर। और दूसरा आ रहा है एफ, फोर्स, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो मीटर न्यूटन या न्यूटन मीटर, बात एक ही है। ये इसका हमारे पास एसआई यूनिट होता है टॉर्क, मीटर न्यूटन या न्यूटन मीटर। ठीक है? यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, फिर इसकी एक दो कंडीशंस की तरफ चलते हैं। जैसे कि वही वाली बात कि टॉर्क का मैक्सिमम होना और टॉर्क का मिनिमम होना, यानी कि जीरो होना। और मैं वही बता रहा हूं दोबारा से, ये एप्लीकेशन है वेक्टर प्रोडक्ट की, तो ये वही वाली बातें रिपीट होंगी कि हमने जैसे पढ़ा था, वेक्टर प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है परपेंडिकुलर की कंडीशन में, और वेक्टर प्रोडक्ट जीरो हो जाता है पैरेलल की कंडीशन में। यानी कि हम यूं कहेंगे कि अगर आर और एफ ये दोनों अगर आपस में परपेंडिकुलर हुए, तो टॉर्क की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम होगी। अगर ये आर और एफ या तो पैरेलल हुए या एंटी पैरेलल हुए, तो टॉर्क की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये हमने कल सीखा था, वेक्टर प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है। तो सेम सारी कैरेक्टरिस्टिक्स यहां टॉर्क पर अप्लाई होती हैं। ठीक है ना? तो बल्कि इस बात को मैं यहां पर लिख देता हूं कि टॉर्क टॉर्क इज मैक्सिमम कब होगा? व्हेन आर एंड एफ आर परपेंडिकुलर। जब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि एंगल की वैल्यू 90 डिग्रीज होगी, तो इस कंडीशन में टॉर्क हमेशा मैक्सिमम होगा और टॉर्क की वैल्यू जीरो हो जाएगी अगर ये दोनों पैरेलल हुए या ये दोनों एंटी पैरेलल हुए। देखो ना, ये वाला कंपोनेंट चेक करो ना, ये वाला कंपोनेंट आर के पैरेलल नहीं हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, तो इस वाले की वजह से ये कभी भी रोटेट नहीं करेगा ना। तो टॉर्क क्या है? टर्निंग इफेक्ट। तो टर्निंग इफेक्ट लाना है तो बस दो एंगल्स नहीं होने चाहिए, उसकी वजह से कभी भी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। वो दो एंगल्स क्या? पैरेलल नहीं हो और एंटी पैरेलल ना हो। आप इसको ऐसे खींचो, ये तब भी रोटेट नहीं करेगा। आप इसको ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे पुश करो, ये तब भी रोटेट नहीं करेगा। बस दो एंगल्स ना हो, इन दो एंगल्स के अलावा किसी भी एंगल पर हमेशा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, और सबसे ज्यादा कब होगा? 90 डिग्रीज पर। ठीक है? सो टॉर्क इज जीरो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, या फिर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है? 0 डिग्री पर और 180 डिग्री पर टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो सकता। यानी कि इन दोनों के दरमियान एंगल अगर 0 डिग्री हुआ या 180 डिग्री हुआ, तो टॉर्क विल नॉट बी देयर, द वैल्यू ऑफ टॉर्क विल बी जीरो। यानी कि पैरेलल की कंडीशन में भी और एंटी पैरेलल की कंडीशन में भी, यानी कि पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, इन दो केसेस के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो सकता। इन दो एंगल्स के अलावा कोई सा भी एंगल हो, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और अगर खासतौर पर 90 डिग्री हुआ तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होगा। इसको हम कहते हैं मैक्सिमम। अब स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलते हैं।
ठीक है। अच्छा, टॉर्क हमारे पास जो है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। याद रखिएगा, अगर हमारे पास रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी, ये ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो इस कंडीशन में जो टॉर्क एक्ट करेगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी ऐसे, तो इस कंडीशन में जो टॉर्क होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो टॉर्क कैन बी पॉजिटिव एंड टॉर्क कैन बी नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ठीक है ना। फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, टॉर्क इज पॉजिटिव, टॉर्क इज पॉजिटिव। ठीक है। और फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन, टॉर्क इज नेगेटिव। टॉर्क इज नेगेटिव। ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट वो कब करेगा? जब आप आर क्रॉस एफ करेंगे और वो बॉडी इस तरीके से जाएगी ना, तो जब ये इस तरीके से जाएगी, राइट हैंड रूल आप अप्लाई करोगे ना, तो ये बाहर की तरफ आएगा, आउट ऑफ द प्लेन। तो आउट ऑफ द प्लेन होगा तो पॉजिटिव होगा, और अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ऐसे, तो ये इनटू द प्लेन होगा, इनटू द प्लेन नेगेटिव होता है। मैंने आपको बताया ना, वेक्टर प्रोडक्ट की जितने भी पॉइंट्स थे, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो आप अगर रिपीट करें तो वो सारी की सारी अप्लाई होती है टॉर्क पर। क्यों? क्योंकि टॉर्क है ही वेक्टर प्रोडक्ट। मैं आपको बार बार यही बता रहा हूं कि टॉर्क है ही वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो ये हमारे पास टॉर्क की कंडीशन होती है। अच्छा, एक चीज और वो ये कि एक होती है हमारे पास फोर्स और एक हमारे पास होती है टॉर्क। इन दोनों का एक ही काम है। एक होता है फोर्स और एक होता है टॉर्क। इन दोनों का एक ही काम है, बॉडी पर फोर्स एक्ट कर रही हो या बॉडी पर टॉर्क एक्ट कर रहा हो, इन दोनों की वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। यह बात ध्यान में रखिएगा। फोर्स का काम क्या? बॉडी पर फोर्स अप्लाई करो तो फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर बॉडी पर टॉर्क अप्लाई हो रहा हो, तो टॉर्क की वजह से भी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। लेकिन फर्क है, थोड़ा सा फर्क है, काम एक ही है दोनों का। फोर्स भी प्रोड्यूस करता है एक्सेलरेशन, टॉर्क भी प्रोड्यूस करता है एक्सेलरेशन, लेकिन फर्क एक है कि हमारे पास दो एक्सेलरेशन होती हैं। एक होती है लीनियर एक्सेलरेशन और एक हमारे पास होती है एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है ना। तो फोर्स जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है वो होती है लीनियर, और जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है एक्सेलरेशन वो होती है एंगुलर। तो एक का काम लीनियर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करना और दूसरे का काम एंगुलर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करना, लेकिन काम क्या? एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करना। और अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन हो, तो इसका मतलब कि वो यूनिफॉर्मली मूव नहीं कर रही, उसकी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। अगर बॉडी पर फोर्स एक्ट कर रही हो, यानी कि यूं कह लो कि अगर बॉडी मूव कर रही है किसी ना किसी एक्सेलरेशन के साथ, अब भले उसके पास लीनियर एक्सेलरेशन हो या भले उसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन हो, जब तक बॉडी के पास एक्सेलरेशन है ना, तो इसका मतलब उसकी मोशन यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। यूनिफॉर्म मोशन के लिए जरूरी होता है बॉडी के पास एक्सेलरेशन ना हो। ठीक है। चलो मैं इस बात को यहां पर लिखवा देता हूं, फिर इसको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। और क्या क्या लिखेंगे हम यहां पर कि फोर्स प्रोड्यूसेस लीनियर एक्सेलरेशन। फोर्स का काम लीनियर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करना होता है, जबकि टॉर्क का काम, टॉर्क प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है। और
जब तक, दोबारा बता रहा हूं, जब तक बॉडी के पास एक्सेलरेशन है, भले वो लीनियर हो, भले वो एंगुलर हो, जब तक बॉडी के पास एक्सेलरेशन होगी, इसका मतलब उसकी मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए जरूरी है कि बॉडी बिना एक्सेलरेशन के साथ मूव करे। तो एज लॉन्ग एज देयर इज एक्सेलरेशन, द मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म। इस बात को आप ध्यान में बिठा लें, ठीक है ना? ओके। ठीक है, रब कर रहा हूं मैं ये हमारे पास टॉर्क की कंडीशन थी। जिसको हम मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास टॉर्क के साथ एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब ये जो मैंने सबसे लास्ट में आपको पॉइंट्स बताया ना, एक्चुअली अभी जो पॉइंट्स बताए वो इस वजह से बताएं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम है, उसमें इन दो पॉइंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इक्विलिब्रियम। आप यूं भी कह सकते हो कि अगर बॉडी के पास कोई भी एक्सेलरेशन हुई, भले वो लीनियर हो या भले वो एंगुलर एक्सेलरेशन हो, अगर बॉडी के पास कोई भी एक्सेलरेशन हुई तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। इक्विलिब्रियम में होने के लिए बॉडी के पास एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको ऐसे भी बता सकते हैं आप, इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं। ये दूसरा खत्म। इंक। ओके, इसकी डेफिनेशन हमारे पास सिंपल सी होती है। इक्विलिब्रियम क्या होता है हमारे पास, ये एक स्टेट का नाम है। सच अ स्टेट ऑफ अ बॉडी इन विच, हुआ नहीं, इन विच अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस और टॉर्क्स। नहीं, क्यों? एक्टिंग टुगेदर, एक्टिंग टुगेदर, देयर इज नो चेंज। ये आप चेंज कर सकते हैं वर्ड्स, में आपको समझाऊंगा तो अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं आप, ठीक है ना? देयर इज नो चेंज इन ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, या फिर रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है।
इसमें लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम बेसिकली एक स्टेट है, मतलब बॉडी की एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें बॉडी पर अगर एक से ज्यादा फोर्सेस लग रही हो या एक से ज्यादा टॉर्क्स एक्ट कर रहे हो। मैंने अभी बताया ना, फोर्स में और टॉर्क में वैसे तो सिमिलैरिटी है लेकिन मामूली सा फर्क है, लेकिन काम दोनों का एक ही है, ठीक है ना। किसी भी बॉडी की एक ऐसी स्टेट जिसमें बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्सेस लग रही हो या एक से ज्यादा टॉर्क्स अप्लाई हो रहे हो या एक्ट कर रहे हो, उसके बावजूद अगर बॉडी की या तो ट्रांसलेशनल मोशन चेंज नहीं हो रही या उसकी रोटेशनल मोशन में कोई फर्क नहीं आ रहा। फोर्स का जिक्र हमेशा ट्रांसलेशनल मोशन के साथ होगा और टॉर्क का जिक्र हमेशा रोटेशनल मोशन के साथ होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसमें दोनों का जिक्र है। सेवरल फोर्सेस ये कनेक्टेड है किससे? ट्रांसलेशनल मोशन से। और सेवरल टॉर्क्स ये रिलेटेड है किससे? रोटेशनल मोशन से। ये दोनों एक ही बात में आ गए, एक ही डेफिनेशन में आ गए। तो अगर किसी बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्सेस यानी कि डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही हो और उसके बावजूद वो मूव करे यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन के साथ, यानी कि उसकी ट्रांसलेशनल मोशन में कोई फर्क नहीं आ रहा हो, चेंज नहीं हो रही हो फोर्सेस एक्ट करने के बावजूद, तो वो इक्विलिब्रियम में। या एक ऐसी बॉडी जो कि रोटेट कर रही हो, उसकी रोटेशनल मोशन हो और उस बॉडी पर एक से ज्यादा टॉर्क्स एक्ट करने के बावजूद उसकी रोटेशनल मोशन में कोई चेंज नहीं आ रहा हो, ना वो स्पीड अप हो रही हो ना वो स्लो डाउन हो रही हो, एक ही मोशन हो, यानी कि रोटेशनल मोशन में फर्क नहीं आ रहा हो सेवरल टॉर्क्स एक्ट होने के बावजूद, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में। ये इक्विलिब्रियम की सिंपल सी डेफिनेशन है। हाँ सिंपल ये है, इसमें कोई इतनी बड़ी मुश्किल कोई बातें थोड़ी लिखी हुई है। हाँ ये थोड़ा सा लेंथी इस वजह से हो गया, मैंने इसके अंदर जो है वो दो बातों को एक साथ लिख दिया। मतलब अब ये कंप्लीट डेफिनेशन है, परफेक्ट डेफिनेशन है अगर आपने इक्विलिब्रियम को समझना हो या समझाना हो, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम का मतलब बॉडी पर सेवरल फोर्सेस एक्ट कर रही हो, उसके बावजूद उसकी ट्रांसलेशनल मोशन चेंज ना हो, तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम है। या कोई बॉडी अगर रोटेशनल रोटेशनल मोशन कर रही हो और उस पर एक से ज्यादा टॉर्क्स एक्ट कर रहे हो, उसके बावजूद उसकी रोटेशनल मोशन में कोई चेंज नहीं आ रहा हो, तो इसका मतलब वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। ये इक्विलिब्रियम की हमारे पास डेफिनेशन होती है। और इक्विलिब्रियम को आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हर वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा जिसके पास एक्सेलरेशन नहीं होगी, इसको ऐसे भी बता सकते हैं आप, ठीक है ना। अब भले वो लीनियर एक्सेलरेशन हो या भले वो रोटेशनल एक्सेलरेशन हो। इसको लिखवा देता हूं मैं यहां पर, अ बॉडी इज said to be in equilibrium if it has no acceleration, if it has zero acceleration, zero acceleration, zero acceleration, ठीक है ना। अगर बॉडी के पास एक्सेलरेशन नहीं है, भले वो लीनियर एक्सेलरेशन हो, हमने सिर्फ एक्सेलरेशन लिखा है, इसमें दोनों आ गई। अगर बॉडी के पास एक्सेलरेशन नहीं है, भले वो लीनियर हो भले वो रोटेशनल हो, इसका मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में। तो दो तरीके बताने के इक्विलिब्रियम को, या तो ऐसे बता देना या तो ऐसे बता देना। बात समझने वाला होगा तो समझ जाएगा। समझने वाला कौन होगा? जाहिर सी बात है जिसको फिजिक्स की नो हाउ होगी। अगर एमी तेमी को समझा रहे होगे तो वो बोलेगा मुझे तो समझ नहीं आई, सिंपल सी बात है। तो भले इसको समझा देना या इससे समझा देना, बस बॉडी के पास एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए। एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए का मतलब क्या कि एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो। लीनियर एक्सेलरेशन का सिंबल होता है ए, इसका मतलब ये होता है वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। लीनियर वेलोसिटी में जब तक चेंज नहीं आएगा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो सकती। ये हमारा टॉपिक आगे हम आगे पढ़ेंगे, पढ़ते हैं ना हम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि एज लॉन्ग एज द वेलोसिटी इज चेंजिंग एक्सेलरेशन विल बी देयर, हम पढ़ते हैं ये बात ना। और अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकती। तो हम चेंज को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ना, डेल्टा वी के साथ। मैं डेल्टा वी लिखा हुआ है, डेल्टा वी जीरो है, इसका मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी है लेकिन वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। चेंज जीरो है, चेंज चेंज नहीं आ रहा। तो अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा लीनियर वेलोसिटी में,
तो लीनियर एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होगी। और इसी तरीके से अगर ये एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल होता है अल्फा, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब ये है कि एंगुलर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। सिंपल, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हैं। मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को, ठीक है। सो इफ द चेंज इन लीनियर वेलोसिटी इज जीरो, लीनियर एक्सेलरेशन विल बी जीरो। If the change in angular velocity is zero, then angular acceleration will be zero and the condition of equilibrium will be satisfied. इसका मतलब ये जो परफेक्टली है ना, ये परफेक्टली इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए, भले वो लीनियर एक्सेलरेशन हो, भले या वो एंगुलर एक्सेलरेशन हो, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम की हमारे पास टाइप्स होती हैं। एक होती है हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक हमारे पास होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। एक हमारे पास होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक हमारे पास होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब बॉडी रुकी हुई है, उस पर सेवरल फोर्सेस एक्ट कर रही हो और उसके बावजूद वो रेस्ट में ही रहे, तो इसका मतलब वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना। लेकिन फोर्सेस होनी चाहिए भाई, फोर्सेस का सम जीरो के बराबर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि फोर्स एक्ट ही नहीं कर रही उसके बावजूद वो रुकी हुई है, नहीं नहीं, फोर्सेस होनी चाहिए ना। एक से ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही हो और उसके बावजूद वो मूव नहीं कर रही हो, वो रेस्ट में हो, तो फिर आप ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इफ अ बॉडी is at rest when several forces are acting on it, then it is said to be in static equilibrium, ठीक है। फोर्सेस के एक्ट करने के बावजूद अगर बॉडी रेस्ट में हो, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट व्हेन सेवरल या अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस, अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस, यानी कि बॉडी पर फोर्सेस एक्ट कर रही हो और उसके बावजूद वो बॉडी रेस्ट में हो, तो इसका मतलब फिर वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना। और इसी तरीके से फिर हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि बॉडी पर सेवरल फोर्सेस एक्ट कर रही हो और उसके बावजूद वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही हो, मतलब उसकी मोशन में कोई चेंज नहीं आ रहा हो। डायनामिक इक्विलिब्रियम। सिंपल सिंपल सी छोटी छोटी डेफिनेशन है इसकी। इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखा हुआ था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, भले वो लीनियर हो भले वो एंगुलर हो। अगर एक ही वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है मतलब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो और अगर उस बॉडी पर एक, एक से ज्यादा फोर्सेस एक्ट भी कर रही हो और उसके बावजूद उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही हो, वो एक ही वेलोसिटी के साथ मूव किए जा रहा है, तो अगेन वो इक्विलिब्रियम में है। लेकिन क्योंकि अभी ये मोशन वाली इक्विलिब्रियम है तो उसको आप कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। If a body is moving with uniform velocity under the action of several forces acting together, acting together on the body, is said to be in dynamic equilibrium, ठीक है।
इनकी मिसाल मैं आपको दे देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टेबल है, ये हमारे पास एक टेबल है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और ये सरफेस पे रखी हुई है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस टेबल की सरफेस पर रखा हुआ, ये रहा। अब आपको पता है इस बॉडी पर दो फोर्सेस लग रही हैं। एक ऑब्जेक्ट पर वो फोर्स लग रही है जो कि इसको नीचे की तरफ पुल कर रही है, जो इसका अपना वेट है, जिसको हम कहते हैं अर्थ पुल, यानी कि अर्थ इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, जिसको हम कहते हैं इसका वेट, ठीक है। लेकिन ये नीचे की तरफ नहीं जा रही, ये बॉडी सरफेस पर रखी हुई है, तो ये सरफेस पर एक्शन कर रही है, और फिर सरफेस इसके ऊपर करेगा रिएक्शन, और रिएक्शन कहां की तरफ होगा? रिएक्शन हमेशा ऊपर की तरफ, यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ये रिएक्शन। अब आप नोट करें कि जब ये ऑब्जेक्ट इस बॉडी मतलब इस सरफेस पर रखा हुआ है, तो इस बॉडी पर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक इसको नीचे की तरफ खींच रही है, एक इसको ऊपर की तरफ पुश कर रही है, उसके बावजूद ये मूव नहीं कर रही, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, उसके बावजूद ये मूव नहीं कर रही, इसका मतलब ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। और इसी तरीके से अगर आप इसकी मिसाल दें, फॉर एग्जाम्पल आप बाइक चला रहे हैं या आप कार ड्राइव कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कार की बात करते हैं, आप कार ड्राइव कर रहे हैं और बड़ा एक स्मूथ सा रोड है, बहुत स्मूथ सा एक रोड है। जब कार चल रही होती है ना, तो कार पर दो फोर्सेस लगती हैं। एक तो कार की इंजन की फोर्स होती है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, जो कि कार को आगे लेकर जा रही होती है, और एक होती है फ्रिक्शनल फोर्स जो कि कार की मोशन को ओपोज कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कार चला रहा हूं, तो कार की इंजन की जो फोर्स है वो कार पर लग रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जो उसको आगे लेकर जा रही है। और अगर कार आगे जा रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस पर अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, जो उसकी मोशन को ओपोज करती है, रोक रही होती है। तो ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द कार, the two forces are acting on the car. Number one is the force by the engine on the car, और दूसरी होती है फ्रिक्शनल फोर्स, और ये दोनों हमेशा एक दूसरे की क्या होती हैं? ओपोजिट होती हैं, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा कि बिल्कुल स्मूथ रोड है, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जिसमें आपकी कार की स्पीड जो होती है वो बिल्कुल मेंटेन हो जाती है, एक ही वेलोसिटी के साथ कार चल रही होती है, ना वो वेलोसिटी बढ़ रही होती है ना कम हो रही होती है ना। तो फॉर एग्जाम्पल आप वो लम्हा इमेजिन कर रहे हैं कि वो लम्हा जिसमें आपकी कार ने एक ही स्पीड पकड़ ली, 100 कर लेते हैं, 100 से ना वो 101 की तरफ जा रहा है, ना वो 99 की तरफ आ रहा है, मतलब कुछ देर के लिए वो कार एग्जैक्टली 100 से ही जाती गई। तो अब आप सोच हैं कि उस पर दो फोर्सेस लग रही हैं, उसके बावजूद कार ने एक ही स्पीड को मेंटेन कर लिया। तो ये कौन सी कंडीशन है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर ऑन द कार, उसके बावजूद उसने सेम स्पीड को मेंटेन कर लिया, सेम वेलोसिटी को मेंटेन कर लिया। इसका मतलब वो किसमें? डायनामिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना। तो एक कंडीशन है स्टैटिक, यानी कि बॉडी रुकी हुई हो और उस पर एक से ज्यादा फोर्सेस लग रही हो, उसके बावजूद वो मूव नहीं कर रही हो, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और अगर बॉडी ऑलरेडी मूविंग हो और अगर वो एक ही वेलोसिटी को मेंटेन करते हुए मूव कर रही हो और उस पर एक से ज्यादा फोर्सेस लग भी रही हो, उसके बावजूद उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही हो, तो सच इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। और आपको पता है डायनामिक इक्विलिब्रियम हमारे पास दो किस्म के होते हैं, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास दो किस्म की होती है ना भाई, एक होती है लीनियर वेलोसिटी और एक होती है एंगुलर वेलोसिटी। इसमें तो हमने एक ही बात करी जनरल, कि वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें पता है वेलोसिटी दो किस्म की होती है, एक लीनियर और एक एंगुलर। तो अब हम दो अलग अलग बातें करेंगे। डायनामिक इक्विलिब्रियम इज ऑफ टू टाइप्स, एक होता है डायनामिक लीनियर इक्विलिब्रियम और एक होता है डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। एक में हम बोलेंगे बॉडी की लीनियर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, और एक में हम बोलेंगे बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। तो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम की भी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक होती है डायनामिक लीनियर इक्विलिब्रियम कह दो, या डायनामिक क्या नाम है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कह दो, बात एक ही है। और दूसरा वाला कौन सा? रोटेशनल। तो चाहें तो इनको भी हम अलग अलग लिख सकते हैं। मतलब आपने कुछ नहीं करना, इसी डेफिनेशन में जस्ट वेलोसिटी से पहले लीनियर लगाना है। अगर वो लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस, तो वो डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। और अगर मैं वेलोसिटी से पहले रोटेशनल वेलोसिटी लिख दूं या एंगुलर वेलोसिटी लिख दूं और फिर आगे लिखूं अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल टॉर्क्स, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन का ताल्लुक फोर्स से नहीं, टॉर्क। ये मैंने आपको पहले लिखवाया था, ठीक है ना। तो बस आपने मामूली सी चेंजिंग करनी है, तो दोनों की आपकी डेफिनेशन बन जाएगी ये।
डायनामिक, ये इसकी दो टाइप्स, नंबर वन डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है। हम्म। सही। सही। वही। ठीक है। बस आपने क्या करना है, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी को ऐड करना है। ठीक है। चलिए डेफिनेशन को दोबारा लिख देता हूं, क्या है नोट कर लिएगा आप लोग। इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी अंडर द एक्शन, अंडर द एक्शन ऑफ several forces is said to be in dynamic translational equilibrium। यानी कि अगर हमारे पास नेट फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाए, नेट फोर्स क्या होता है, टोटल फोर्स। बॉडी पे चार फोर्सेस लग रही हैं लेकिन चारों का सम जीरो के बराबर आ गया, मतलब टोटल फोर्स की वैल्यू जीरो है, नेट फोर्स। ठीक है ना। तो अगर नेट फोर्स जीरो हो तो नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है। और अगर नेट एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन जीरो है, तो इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगी, लीनियर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगी। ये रिलेशन याद रखिएगा। ठीक है। अगर बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्सेस लग रही हो लेकिन उन तमाम फोर्सेस का सम जीरो के बराबर आ जाए, मतलब टोटल फोर्स की वैल्यू जीरो, तो अगर टोटल फोर्स जीरो तो टोटल एक्सेलरेशन जीरो, और अगर बॉडी के पास एक्सेलरेशन है ही नहीं, इसका मतलब उसकी लीनियर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गई, तो वो क्या कहलाएगी, किस स्टेट में कहलाएगी, डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। और इसी को आप रोटेशनल भी कह सकते हैं, रोटेशनल के लिए कन्वर्ट भी कर सकते हैं, डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। बस क्या चेंज आएगा, इस वाली डेफिनेशन में जहां लीनियर वेलोसिटी लिखी हुई है वहां पर आपने इसको एंगुलर करना है, और जहां पर फोर्स लिखा हुआ है वहां पर आपने टॉर्क करना है, बस इतना सा फर्क आएगा। सो इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और कब, अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल टॉर्क्स, अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल टॉर्क्स, यानी कि उस पर टॉर्क्स एक्ट कर रहे हो, उसके बावजूद उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, उसके बावजूद उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो इसका मतलब वो डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। सेवरल टॉर्क्स, आगे लिख दिएगा पूरा, इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यहां क्या लिखेंगे, इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। ये हमारे पास इसकी कंडीशन है, और यहां पर आप इसकी भी ये सिचुएशन बना सकते हो कि अगर बॉडी पर नेट टॉर्क की वैल्यू जीरो हो जाए, तो इसका मतलब नेट एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू भी लाजमी जीरो होगी, और अगर बॉडी के पास नेट एंगुलर एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा
कि बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। यहां पर ओमेगा, ओमेगा किसको शो करता है? एंगुलर वेलोसिटी को। ये डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म हो जाएगी। सो ये हमारे पास कंडीशन आ गई किसकी? डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। मतलब हम एक ही बात को डिवाइड करके अलग अलग कंडीशंस में डिस्कस कर रहे हैं, बात एक ही कर रहे हैं जब से, बस बॉडी के पास एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए, बात मेन यही है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? इसको डिवीजन कर रहे हैं और बस फिर अलग से स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, फिर हमारे पास एक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम, फिर मजीद उसकी दो टाइप्स होती हैं, डायनामिक ट्रांसलेशनल, फिर हमारे पास एक होता है डायनामिक रोटेशनल। ठीक है ना? तो ये आप इसको कैटेगराइज जरूर कर रहे हैं, लेकिन बात वही हो रही है कि बॉडी की जो मोशन है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, बस इस बात को ध्यान में बिठा लें। सो एज लॉन्ग एज द मोशन इज यूनिफॉर्म, भले वो लीनियर मोशन हो, भले वो रोटेशनल मोशन हो, सो एज लॉन्ग एज द मोशन इज यूनिफॉर्म, द बॉडी इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। खत्म बात। ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से हमारे पास ये टॉर्क की टाइप्स होती हैं हमारे पास, इसी सॉरी टॉर्क बोल रहा हूं, इक्विलिब्रियम, जिस तरीके से इक्विलिब्रियम की हमारे पास टाइप्स होती हैं, इस तरीके से हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशंस होती हैं। दो कंडीशंस होती हैं, एक होती है फर्स्ट कंडीशन और एक होती है हमारे पास सेकंड कंडीशन। अब ये क्या है? इनमें भी बस इतना ही फर्क है, क्योंकि हमारे पास मोशन दो किस्म की होती है, एक होती है लीनियर मोशन और एक होती है रोटेशन। अब आप ही समझिएगा, बातें हम सिर्फ रिपीट करेंगे, ये इसके अंदर तकरीबन चीजें कवर हो चुकी हैं। अब हम कंडीशंस पढ़ने जा रहे हैं, बिकॉज देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, एक होता है हमारे पास लीनियर और एक होता है रोटेशनल। तो फर्स्ट कंडीशन is all about the linear motion and the second condition of equilibrium is all about the rotational motion। बस अब हमें बस मैथमेटिकली इसको कुछ लिखना है, ठीक है ना? तो हमारे पास देयर आर टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। नंबर वन, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जब हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो फर्स्ट कंडीशन डील करता है लीनियर मोशन को। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कब होगा? फर्स्ट कंडीशन ऑफ equilibrium is satisfied if the vector sum of all the forces acting on the body is equal to zero। देखो वही बात आ गई, नेट फोर्स जीरो लिखा हुआ है यहां पर, देखो नेट फोर्स जीरो, वही बात है। अब मैं आपको बता रहा हूं ना, बातें रिपीट होंगी अलग अलग कंडीशंस के अंदर। अब क्योंकि हमारे पास मोशन दो किस्म की होती है, लीनियर, तो लीनियर की अलग से एक कंडीशन बनाई हुई है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशन। सो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये हमें बताती है कि अगर बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्सेस लग रही हो और अगर उन तमाम फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो के बराबर आ जाए तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है? और इस बात को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे आप ये लिख सकते हो कि हमारे पास टोटल फोर्स यानी कि नेट फोर्स का मतलब क्या? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Fn इज इक्वल टू जीरो। तमाम फोर्सेस का सम जीरो के बराबर आ जाए। ठीक है?
और इसको ऐसे भी लिखते हैं ना, सिग्मा, यानी कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, और इसकी इनिशियल वैल्यू जो होती है वो होती है 1, और इसकी फिर फाइनल वैल्यू होती है वो होती है n। फर्स्ट से लेकर n तक तमाम का सम 0 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब बॉडी सेटिस्फाई करेगी कौन सी कंडीशन को, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। इसको मैं आपको डायग्राम से भी समझा देता हूं। देखें, इसको मैथमेटिकली तो हमने लिख लिया, इसको हम ग्राफिकली भी बना देते हैं। हम बनाते हैं ना, वेक्टर्स का सम करते हैं, हेड टू टेल रूल, पॉलीगॉन मेथड भी कहलाता है वो। एक से ज्यादा वेक्टर्स गिवन होते हैं, आप तमाम वेक्टर्स को अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ज्वाइन करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, इसमें हमारे पास किसी भी एक बॉडी पर डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही हूं। अब आप देखें, बीच में एक बॉडी रखी हुई है, और इस एक बॉडी पर, ये ओरिजिन है ना, ये समझिएगा यहां पर एक बॉडी रखी हुई है, और इस एक बॉडी पर ये डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है। नाम दे देते हैं, इसको हम कह देते हैं F1, इस वाली को हम कह देते हैं F2, इसको हम कह देते हैं F3, इस वाले को हम कह देते हैं F4, और इस वाले को हम कह देते हैं F5, ठीक है। आप ये समझिएगा कि बॉडी एक है जो ओरिजिन पर रखी हुई है, और उस एक बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। और कितनी फोर्सेस मैंने यहां पर बनाई, 5 फोर्सेस बनाई, बॉडी बीच में रखी हुई है। अब ये चेक करते हैं कि क्या इन तमाम फोर्सेस का वेक्टर सम 0 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। कैसे करेंगे, फोर्सेस को ऐड करेंगे, और कैसे ऐड करेंगे, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ऐड करेंगे। तो ऐड करके चेक करते हैं। तो देखो भाई, ये हमारे पास वही वही क्या, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फोर्सेस को ऐड करेंगे। जैसे हेड टू टेल रूल याद रखिएगा, फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकंड की टेल, सेकंड का हेड, थर्ड की टेल, थर्ड का हेड, फोर्थ की टेल, ये वही वाला मेथड है। सबसे पहले F1 ड्रॉ करें, यह आ गया F1, ठीक है, दिस इज F1, मैंने लिख दिया F1। F1 के हेड से F2 की टेल, और F2 ये वाला है, F2 ये वाला है, ये रहा F2, ठीक है, दिस इज F2। और F2 की हेड से F3 की टेल, F3 यहां से स्टार्ट हो रहा है तो F3 की टेल ये रही, तो भाई F3 की टेल ये आ गई, ठीक है, ये आ गया F3। और F3 के हेड से F4 आ जाएगा, है ना, ये आ गया F4, ये रहा F4 नीचे की तरफ, ये F4 आ गया। और F4 से स्टार्ट होगा F5, तो ये देखो F5 कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, ये आ गया F5, F4 और F5। अब आप मुझे चेक करके बताओ कि क्या यहां पर इन वेक्टर्स को ऐड करने के बाद, ज्वाइन करने के बाद, अब आप क्या इनका रिजल्टेंट ड्रॉ कर सकते हो? नहीं कर सकते रिजल्टेंट ड्रॉ, क्योंकि फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वाले वेक्टर का हेड एक ही पॉइंट पर आ गए। याद रखिएगा, अगर हेड टू टेल रूल या वेक्टर सम ऑफ वेक्टर सम में अगर फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वाला वेक्टर एक ही पॉइंट पर आकर रुक जाए, इसका मतलब आप उनका रिजल्टेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर रिजल्टेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, इसका मतलब रिजल्टेंट की वैल्यू 0 है। तो अब आप चेक करो, आपने जब इन तमाम फोर्सेस को ऐड किया अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, तो पता ये चला कि जो इनिशियल पॉइंट था वही फाइनल पॉइंट है। जहां फर्स्ट फोर्स की टेल, वहीं लास्ट वाले फोर्स की हेड आ गई। इसका मतलब आप इन तमाम फोर्सेस का नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स ड्रॉ नहीं कर सकते। और जब ड्रॉ नहीं कर सकते, इसका मतलब है ही नहीं, उसकी वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब इस बॉडी पर लग तो रही है फोर्सेस, नजर तो आ रहा है कि फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन इन तमाम फोर्सेस का कोई काम नहीं है, क्योंकि इन तमाम फोर्सेस का वेक्टर सम किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। तो इस वाली कंडीशन में वेक्टर सम किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। कितनी फोर्सेस थी, 5। तो आप बोलेंगे कि जो नेट फोर्स है, यानी कि तमाम फोर्सेस का सम, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 किसके बराबर, 0 के बराबर। हेंस द बॉडी satisfies the first condition of equilibrium।
इसको हम कहते हैं वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू 0, देन बॉडी सेटिस्फाई करती है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। और अब आप मुझे बताएं, ये जो फर्स्ट कंडीशन है ये लीनियर मोशन के बारे में है, तो फिर जो सेकंड कंडीशन मैंने आपको बताई वो किसके बारे में, वो रोटेशनल मोशन के बारे में। यहां पर आपने जिक्र किया लीनियर मोशन का, या यहां पर आप जिक्र कर रहे हैं मेनली किस चीज का, फोर्सेस के सम का। तो जब आप सेकंड कंडीशन पढ़ेंगे तो वहां पर हम जिक्र करेंगे किसका, टॉर्क्स का। यहां पर हमने कहा सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, और वहां पर हम कहेंगे सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0। बस इतना सा दो फर्क है, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि हमारे पास इक्विलिब्रियम की टाइप्स दो होती हैं, और इसी तरीके से हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशंस भी दो होती हैं, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या लिखेंगे, जैसे वहां लिखा फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड इफ, तो हम यहां लिखेंगे कि सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड या विल बी सेटिस्फाइड if the sum of all the torques acting on a body is 0, is 0, ठीक है। वहां हमने लिखा नेट फोर्स, यहां हम लिखेंगे नेट टॉर्क, नेट टॉर्क। वहां हमने लिखा F1 प्लस F2 प्लस F3, यहां हम लिखेंगे टॉ1 प्लस टॉ2 प्लस टॉ3। इसका नाम टॉ होता है, लेटर जो इसका है ना टॉर्क का, इस लेटर का नाम होता है टॉ, TAU टॉ, एंड सो ऑन, प्लस टॉ n इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इन सबको साइन ऑफ सिग्मा इसमें लिख दो, स्टार्ट हो 1 से और n तक टॉर्क की तमाम की वैल्यू 0 के बराबर हो, तो इस चीज को हम कहते हैं सेकंड कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो लाइक दिस, ये ऑब्जेक्ट मिडिल में से बिल्कुल फिक्स है, इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लग रही है ऐसे, इसको हम कह देते हैं F1, और एक्सिस से लेकर जहां पर फोर्स लग रही है इसको हम कह देते हैं R1, याद है मूवमेंट आर्म R1, ठीक है। तो F1 फोर्स लग रही हो सिर्फ इस पॉइंट पर, तो पता है आपको ये रोटेट करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा। जाहिर सी बात है अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं बीच में से फिक्स कर दूं और अगर मैं इस पर ऐसे फोर्स अप्लाई करूं तो ये रोटेट करेगा, है ना। तो इसका मतलब इस अकेले फोर्स की वजह से इसमें टर्निंग इफेक्ट है, ठीक है। और अगर मैं इस फोर्स के साथ एक और फोर्स अप्लाई करना शुरू कर दूं और वो फोर्स यहां पर अप्लाई करूं, सेम मैग्नीट्यूड की हो और सेम डायरेक्शन में हो, लाइक दिस, ये F2, ठीक है। और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर यहां तक वाला जो डिस्टेंस है वो है R2, ये R2 आ गया। अच्छा, जब तक सिर्फ ये वाली फोर्स एक्ट कर रही थी तो इसमें जो टॉर्क था वो कैसे था, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। और फॉर एग्जांपल आप ये सोचें कि ये वाली फोर्स ना हो, सिर्फ ये वाली फोर्स हो, सिर्फ ये वाली, तो इसकी वजह से ये कैसे रोटेट करेगा, इसके ऊपर फोर्स ऊपर अप्लाई करोगे ना तो ये ऐसे रोटेट करेगा क्लॉकवाइज। तो इस फोर्स की वजह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और इस फोर्स की वजह से क्लॉकवाइज रोटेशन। लेकिन अगर ये दोनों एक साथ एक्ट करें तो ये दोनों टॉर्क्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी कि टॉर्क्स एक्ट कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद ये रोटेट नहीं करेगा, ठीक है ना, एक साथ। मतलब इस F1 की वजह से ये रोटेट करता है ऐसे और F2 की वजह से ये रोटेट करता है ऐसे, लेकिन अगर ये दोनों एक साथ एक्ट करें तो एंटी क्लॉकवाइज वाला क्लॉकवाइज वाला एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे,
कैंसिल करेंगे, हेंस जो नेट टॉर्क की वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, वो 0 के बराबर हो जाएगी। तो अगर फोर्सेस का सम 0 के बराबर आ रहा हो तो उसको हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसका मतलब वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, यानी कि फर्स्ट कंडीशन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। और अगर तमाम टॉर्क्स का सम 0 के बराबर आ रहा हो तो इसका मतलब वो सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, और सेकंड कंडीशन का मतलब वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। बहुत देर से मैं वही बता रहा हूं कि हम सेम बातें कर रहे हैं लेकिन अलग अलग कंडीशंस में बातें कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा जो है, वो जो पॉइंट है, वो जो मकसद है, वो एक ही है। अब क्योंकि ये थी चीजें तो इस वजह से आपको पढ़ाई गई, कंडीशंस को अलग पढ़ाया गया और उनकी जो टाइप्स थी उनको अलग डिस्कस किया गया, हम लोगों ने अलग डिस्कस किया, ठीक है ना। अगर हम इन तमाम कंडीशंस को समराइज कर दें एक सिंपल सी एग्जांपल में, तो आप देखिएगा आपको इस तरीके से और चीजें समझ आएंगी, क्लियर हो जाएगा। बस आप समझें कि अब मैं यहां पर 3 डायग्राम्स बना रहा हूं और उन 3 डायग्राम्स में ये पूरी कंडीशन जो हमने इक्विलिब्रियम की पढ़ी ये सब समराइज हो जाएगा 3 डायग्राम्स को डिस्कस करके, ठीक है। कोई आपसे पूछे बताओ इक्विलिब्रियम के होने के लिए, बॉडी के इक्विलिब्रियम स्टेट में होने के लिए सबसे जरूरी क्या चीज है, तो आपका जवाब होना चाहिए बॉडी मस्ट नॉट हैव एक्सेलरेशन, है ना। बॉडी के पास एक्सेलरेशन ना हो, बस भले वो लीनियर भले वो रोटेशनल। अब देखें मैं जो आपसे बात कर रहा था 3 डायग्राम्स की, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डायग्राम ये रही, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच में, और इस बॉडी पर इस तरीके से फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, 1 2। F1 F2 नहीं लिखा है, इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस सेम है, इनका मैग्नीट्यूड बराबर है। और ये आ गए हमारे पास, इसको हम कह देते हैं 2F, ठीक है। पहली डायग्राम, या इसको भी हम फिलहाल कह देते हैं सिंपल F, इसको भी हम F कह देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक डायग्राम और हो, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस पर 2 फोर्सेज एक्ट कर रही हूं लाइक दिस F, और इस पर एक फोर्स एक्ट कर रही हो इस डायरेक्शन में यानी कि F, ठीक है। सेकंड कंडीशन, कंडीशन मतलब वाली नहीं, कंडीशन मतलब ये सिचुएशंस, पता चला कंडीशन को समझ लिया, इतना कंडीशन पढ़ ली सर, हर कंडीशन को हम समझ रहे हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। कोई आपसे डेली लाइफ में बात कर रहा है, मैं आपके सामने एक कंडीशन रख रहा हूं, फौरन से बोल दोगे 2 होती है, एक होती है फर्स्ट कंडीशन, दूसरी होती है सेकंड कंडीशन, नहीं भाई। अच्छा, इसी तरीके से ये इसका एक्सिस, एक फोर्स एक्ट कर रही है F और दूसरी फोर्स एक्ट कर रही है, ये थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं तो देखना यार, नजर आ रहा है ये, थोड़ा सा नीचे करके बना देते हैं इसको, थोड़ा सा नीचे करके बना देते हैं थर्ड थर्ड वाली डायग्राम को। ये हमारे पास वही सेम ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स एक्ट कर रही है एफ एफ, और दूसरी फोर्स यहां एक्ट कर रही है और वो है 2F, ठीक है। ये इसका मोमेंट आर्म देखिएगा, ये बड़ा है मतलब ज्यादा है, इस वाले का मोमेंट आर्म मतलब ये जो है ये हाफ है, ये जो टोटल वाला है ना इसका हाफ है, यानी कि हाफ आर, ठीक है।
अब ये 3 डायग्राम्स में, सबसे पहली बात इन 3 डायग्राम्स में हम ये चेक करेंगे कि कौन सी डायग्राम में जो है वो कौन सी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बॉडी के पास कौन सी मोशन होगी, लीनियर होगी, रोटेशनल होगी या नहीं होगी, ये वाली सारी चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, ये 2F सही है। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन ए, अगर मैं बात करूं यहां की, तो आपको पता है ये ये वाली जो डायग्राम है, इस डायग्राम में एक ऑब्जेक्ट पर 3 फोर्सेस लग रही हैं। एक इसको ऐसे ऊपर की तरफ पुल कर रही है, दूसरी भी इसको ऊपर की तरफ पुल कर रही है, यानी ये दोनों मिलकर इसको ऊपर की तरफ पुल कर रही हैं, सेम मैग्नीट्यूड। और एक तीसरी फोर्स है जो कि इन दोनों के सम के बराबर इसको नीचे पुल कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली 5 न्यूटन ऊपर, ये वाली भी 5 न्यूटन ऊपर, तो दोनों मिला के कितने हो गए, 10 न्यूटन टोटल फोर्स लग रही है ऊपर। और फिर इन दोनों का सम 20 न्यूटन फोर्स लग रही है नीचे। इसका मतलब पहली बात, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ना रोटेट करेगा ना ये एक्सेलरेट करेगा। मतलब ना तो ये ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा डिस्प्लेस हो सकता है, ना ये ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है, और ना ये ऐसे रोटेट कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि इन दोनों फोर्सेस का जो सम है वो ऊपर की तरफ आ रहा है 10, और उसी का डबल नीचे इसको फोर्स लग रही है जो नीचे खींच रही है। तो 10 न्यूटन फोर्स इस ऑब्जेक्ट को ऊपर खींच रही है, सॉरी 20 न्यूटन फोर्स इसको ऊपर खींच रही है, 20 न्यूटन फोर्स इसको नीचे खींच रही है। इसका मतलब इन तीनों फोर्सेस का सम 0 के बराबर। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और साथ साथ अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो इस मिडिल वाले की वजह से तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ये मूवमेंट आर्म इसका 0 है। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पर फोर्स लगे तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मूवमेंट आर्म 0 है। जैसे दरवाजा होता है ना, दरवाजा जहां से फिक्स होता है उसको हिंजेस कहते हैं ना। अगर आप दरवाजे को रोटेट करने के लिए, डोर को रोटेट करने के लिए आप उस फिक्स पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करना शुरू कर दें, रोटेट करेगा दरवाजा? कभी नहीं कर सकता। एक्सिस पर फोर्स लगाएंगे तो टर्निंग इफेक्ट यानी कि टॉर्क नहीं होगा। तो इस वाले फोर्स की वजह से तो टॉर्क होगा ही नहीं। और पता है इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज और इसकी वजह से क्लॉकवाइज, ये दोनों आपस में टॉर्क्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाली जो कंडीशन है ना, वो तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की है, मतलब ये रोटेट ही नहीं करेगा ना ये मूव करेगा, इसको हम बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और दूसरी बात, ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। फोर्सेस का सम भी 0 के बराबर आ रहा है, यानी कि एज अ होल ये ऑब्जेक्ट एज अ होल ना एक्सेलरेट अपवर्ड कर सकता है ना एक्सेलरेट डाउनवर्ड कर सकता है। तो एज अ होल इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो सकती और इसमें टॉर्क भी प्रोड्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। सो क्या लिखेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन बोथ आर सेटिस्फाइड, ठीक है ना। दोनों की दोनों कंडीशंस यहां पर सेटिस्फाई हो रही हैं। अच्छा, नंबर 2। अब नंबर 2 में आपने बताना है कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। सबसे पहले हम फोर्सेस की बात करते हैं। अब इस पर 2 फोर्सेस लग रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक फोर्स लग रही है अपवर्ड, जिसकी वजह से इसको घूमना चाहिए क्लॉकवाइज, है ना। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसके ऊपर ऐसे फोर्स अप्लाई करूं अपवर्ड, तो ये कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज। और दूसरी फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, और इसकी वजह से भी ये क्लॉकवाइज ही जाएगा। इसका मतलब इस बार इन दोनों फोर्सेस की वजह से इसका टॉर्क 0 नहीं हो रहा, ये रोटेट करेगा, ये रोटेट कर सकता है। इस फोर्स की वजह से भी रोटेट करेगा, और इस जैसे स्टेयरिंग होता है ना गाड़ी का स्टेयरिंग होता है, जब आपको लेफ्ट टर्न लेना होता है तो आप एक हाथ से फोर्स अप्लाई करते हैं अपवर्ड और एक हाथ से फोर्स अप्लाई करते हैं डाउनवर्ड, तो वो रोटेट करता है। ऐसा तो ये स्टेयरिंग पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो दोनों हाथों से ऊपर की तरफ, स्टेयरिंग निकालना थोड़ी है, उसको रोटेट करना है। तो अब राइट टर्न लेना होता है तो इधर से डाउनवर्ड इधर से अपवर्ड, तो वो रोटेट करेगा, है ना। तो बॉडी के दोनों तरफ अगर फोर्स अप्लाई हो रही हो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से वो रोटेट करता है। अगर ऑब्जेक्ट के एक्सिस के दोनों तरफ फोर्स अप्लाई हो रही हो लेकिन सेम डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से ये कभी भी रोटेट नहीं कर सकता।
ये वाला इसको रोटेट करने नहीं देगा एक दूसरे को। तो इस वजह से हमने बोला यहां पर ये रोटेट भी नहीं कर सकता था, और जो तीसरी फोर्स डाउनवर्ड में आ गई थी वो इसको पूरा का पूरा एक्सेलरेट भी नहीं करवा सकती थी। तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही थी। लेकिन यहां पर आप चेक करें, ये एज अ होल तो एक्सेलरेट नहीं कर सकता, मतलब अगर इस पर फोर्स अप्लाई हो रही है तो ये पूरा का पूरा तो डिस्प्लेस नहीं हो सकता। ऐसे ये पूरा ऑब्जेक्ट ऊपर आ जाए या नीचे आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा। एक्सेलरेट नहीं होगा, बस ये रोटेट कर जाएगा। इन दो फोर्सेस की वजह से ये रोटेट जरूर करेगा, लेकिन ये एज अ होल एक्सेलरेट नहीं होगा। ठीक है ना? तो आप यहां पर लिख सकते हो सेकंड कंडीशन में, इट कैन नॉट एक्सेलरेट एज अ होल, पूरा का पूरा डिस्प्लेस नहीं होगा। इसका मतलब ये कि पूरा का पूरा ना ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है, पूरा का पूरा एक्सेलरेट नहीं होगा, डिस्प्लेस नहीं होगा, बट इट कैन रोटेट, बट इट कैन रोटेट, है ना? रोटेट तो करेगा। अच्छा, अब अगर ये रोटेट कर सकता है तो इसका मतलब टॉर्क्स का सम जीरो नहीं है। टर्निंग इफेक्ट है ना, इसका मतलब टॉर्क्स का सम जीरो नहीं है। तो अगर टॉर्क्स का सम जीरो नहीं है तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। और अगर ये एक्सेलरेट पूरा का पूरा एक्सेलरेट नहीं हो सकता तो इसका मतलब इन दोनों फोर्सेस का सम जीरो के बराबर आ रहा है ना? ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है ना, तो इन दोनों फोर्सेस का सम जीरो के बराबर आ रहा है। फोर्सेस का सम जीरो आ रहा है, एक्सेलरेट नहीं कर सकता, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कौन सी वाली? फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, यानी कि नेट फोर्स की वैल्यू यहां पर जीरो है। बट सेकंड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन कौन सी? इक्विलिब्रियम वाली, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना? सेकंड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है? सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि नेट टॉर्क जीरो नहीं है। नेट टॉर्क जीरो नहीं है। रोटेट कर रहा है ना, देखो लिखा हुआ ना, इट कैन रोटेट। अगर रोटेट कर पा रहा है फोर्सेस की वजह से, इसका मतलब टॉर्क का सम जीरो के बराबर नहीं है, जब भी तो वो रोटेट कर पा रहा है। जैसे वहां पर फोर्सेस का सम भी जीरो था, वहां पर टॉर्क का सम भी जीरो था। ये वाला टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे। यहां पर बल्कि ये तो ऐड हो रहे हैं और ये आसानी से इसको रोटेट करवाएगा। ठीक है ना? तो यहां पर टॉर्क का सम जीरो के बराबर नहीं आ रहा। तो अगर टॉर्क का सम जीरो के बराबर नहीं आ रहा तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगर फोर्सेस का सम जीरो के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है? थर्ड वाले की बात करें। हाँ भाई, थर्ड वाले में अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ क्या ये पूरा का पूरा डिस्प्लेस हो सकता है या नहीं, क्या इसमें अपवर्ड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकती है या नहीं, तो आप बोलेंगे यस सर हो सकती है, क्योंकि दोनों फोर्सेस लग रही हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये दोनों फोर्सेस मिलकर इसको ऊपर की तरफ ले जा सकती है। वहां पर तो एक एक्स्ट्रा फोर्स नीचे लग रही थी जो इसको ऊपर जाने नहीं दे रही थी, है ना? इन दोनों के सम के बराबर एक फोर्स नीचे इसको खींच रही थी। तो ये एज अ होल ना ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है। तो ना तो ये एक्सेलरेट कर रहा था ना ये रोटेट कर रहा था। तो ना यहां पर, सॉरी, बल्कि यहां पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई थी। लेकिन यहां पर आप चेक करो तो यहां पर दोनों फोर्सेस सिर्फ ऊपर की तरफ हैं। तो इसका मतलब ये एज अ होल ऊपर जा सकता है, ये एक्सेलरेट कर सकता है, लेकिन ये रोटेट नहीं कर सकता। रोटेट नहीं कर सकता। रोटेट क्यों नहीं कर सकता? फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये चेक करो कि ये इसका मूवमेंट आर्म है, आर, अगर इस फोर्स की वजह से टॉर्क निकाला जाए तो देखो, इस वाले फोर्स की वजह से टॉर्क निकाला जाए तो कैसे निकलेगा? आर एफ, यानी कि इसका मूवमेंट आर्म आर और इसकी फोर्स की वैल्यू एफ। और दूसरा वाला टॉर्क निकाला जाए तो यहां पर आर की वैल्यू कितनी है? हाफ। ये देखो ये पूरा था, लेकिन यहां फोर्स यहां लग रही है, तो यहां लगने की वजह से इसका मूवमेंट आर्म हाफ हो गया, हाफ। तो आर आर नहीं है ये बल्कि ये है 1/2 आर, और मल्टीप्लाई बाय एफ कितना है? यहां पर एफ एफ नहीं है, यहां पर ट्वाइस एफ है, तो 2f। अब आप चेक करो, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? आर एफ। हो गया सेम।
दोनों टॉर्क्स की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, लेकिन आप चेक करो दोनों ऑपोजिट हैं, एक क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। इसकी वजह से इसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और इस वाले फोर्स की वजह से इसमें क्लॉकवाइज रोटेशन, इसका मतलब ऑपोजिट है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी वजह से यहां पर क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड्स भी बराबर हो गए, डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से नेट टॉर्क जीरो होगा, मतलब ये रोटेट नहीं करेगा। यहां रोटेट कर रहा था, यहां रोटेट नहीं कर सकता, लेकिन ये एक्सेलरेट कर सकता है। दोनों फोर्सेस इसको पकड़कर ऊपर खींच रही है, ये एक्सेलरेट जरूर कर सकता है लेकिन ये रोटेट नहीं कर सकता। तो अब आप इस वाले पॉइंट को यहां पर कैसे लिखेंगे, सी में इट कैन एक्सेलरेट, वहां लिखा था कैन नॉट एक्सेलरेट, इट कैन एक्सेलरेट एज अ होल, यानी कि ये पूरा का पूरा डिस्प्लेस हो सकता है दोनों फोर्सेस की वजह से, ये पूरा का पूरा ऊपर जा सकता है, यानी कि इसमें इन दोनों फोर्सेस की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकती है। तो इट कैन एक्सेलरेट एज अ होल बट कैन नॉट रोटेट, रोटेट नहीं कर सकता, ठीक है ना। वो एक्सेलरेट नहीं हो सकता था लेकिन रोटेट कर सकता था, ये एक्सेलरेट हो सकता है लेकिन रोटेट नहीं कर सकता था। वहां पर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं थी, सॉरी सेटिस्फाई थी, और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई नहीं थी, यहां पर इसका ऑपोजिट हो जाएगा। यहां पर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि यहां पर फोर्सेस का सम जीरो के बराबर नहीं आ रहा, ठीक है ना। वहां पर फोर्सेस का सम जीरो के बराबर आएगा, ऑपोजिट है, दोनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं, दोनों को प्लस कर लो जीरो हो जाएगा, अपवर्ड डाउनवर्ड, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों का सम जीरो। लेकिन यहां पर तो दोनों का सम जीरो नहीं हो रहा ना, बल्कि ये तो थ्री एफ हो रहा है। यहां पर टोटल फोर्स बॉडी पर कितनी लग रही है, 3F, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, यानी कि फोर्सेस का सम जीरो नहीं आ रहा, फोर्सेस का सम जीरो के बराबर नहीं आ रहा, बट सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई, सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है, क्योंकि नेट टॉर्क जीरो के बराबर आ रहा है। वहां पर नेट टॉर्क जीरो नहीं था तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं थी, यहां पर नेट टॉर्क जीरो है तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई है। वहां पर नेट फोर्स जीरो थी तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई थी, यहां पर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो यहां पर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। यहां पर ये रोटेट कर सकता है, एक्सेलरेट नहीं कर सकता है एज अ होल, यहां पर ये एज अ होल एक्सेलरेट कर सकता है लेकिन ये रोटेट नहीं कर सकता, ठीक है ना। वहां दोनों में से कुछ नहीं हो रहा था, वहां दोनों में से कुछ नहीं हो रहा था, ना वो एक्सेलरेट कर सकता है ना वो रोटेट कर सकता है, इसकी वजह से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई थी। फोर्सेस का सम भी जीरो और टॉर्क्स का सम भी जीरो के बराबर, मतलब आप यहां पर ये चीज ऐड कर सकते हो, इट इट कैन नॉट एक्सेलरेट और ना ही ये रोटेट कर सकता है। नीदर एक्सेलरेट्स एज अ होल नॉर रोटेट, ठीक है, नीदर एक्सेलरेट्स एज अ होल नॉर रोटेट्स, ना ये एक्सेलरेट हो सकता है ना ये रोटेट हो सकता है, इसकी वजह से यहां पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। तो भाई ये तीन डायग्राम्स ऐसी हैं जिसमें आपने ये जो दो कंडीशंस थी इन दो कंडीशंस को सम अप कर लिया। तो इस तरीके से अगर आपके सामने जो है वो कंडीशंस दी जाएं, कंडीशन मतलब वही सिचुएशंस रखी जाएं, तो एटलीस्ट आप ये बता सकते हो कि हाँ भाई किस में कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और किस में कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है ना। फर्स्ट में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, बाकी जो दो केसेस हैं उनमें एक कंडीशन सेटिस्फाई है और दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है ना। तो भाई हम लोगों ने यहाँ पर आज दो टॉपिक्स को डिस्कस किया, एक टॉर्क को, पहले हमने टॉर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ा और उसके बाद फिर हम लोगों ने डिस्कस किया इक्विलिब्रियम को, इक्विलिब्रियम की हर एक कंडीशन को डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। और इन दी एंड
हमने थोड़ा सा सम अप किया, समराइज किया इन दोनों टॉपिक्स को एक साथ, जिसमें इक्विलिब्रियम और टॉर्क्स और फोर्सेस सारी चीजें इसमें कवर हो गई इन तीन डायग्राम्स के अंदर। ठीक है, फिर कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला हमारे लेक्चर्स को कल। अपना ख्याल रखिएगा सब। अच्छा, कल देखते हैं, क्योंकि कल आपको पता है कि 21 है, और अक्सर जो है वो इंटरनेट और इस चीज़ के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो चेक करते हैं, अल्लाह अल्लाह करे बस ये नेट के इश्यूज ना हो, तो हम कल एज यूजुअल क्लास जो होती है उस टाइम पर क्लास लेंगे। ठीक है, वो मैं आपको पहले से बता दूंगा। चलें, अपना ख्याल रखिएगा सब। अल्लाह हाफिज।